आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत पर इल्जाम है कि इनकी वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई। नारायण राणे केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वो कहते हैं संजय राउत भस्मासुर हैं, जिसके सिर पे हाथ रख देते हैं वो जाता है। इन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार पे हाथ रखा, भस्म हो गई। सरकार बनाई किसने? नारायण राणे ने नहीं बनाई। हमने हाथ रखा नारायण राणे के ऊपर, वो भस्म हो गए। यहाँ वहाँ पार्टी बदलकर आप एक जगह पर आए हैं। देखिए, जो हमारे पार्टी के साथ धोखा करेगा उसके ऊपर हमारा हाथ जरूर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ धोखा किया। 2019 में जब चुनाव हो गए, चुनाव से पहले जो कमिटमेंट एक दूसरे में हो गई थी, जो बातचीत हो गई थी, उसमें कहा गया था दोनों तरफ के नेताओं से कि निर्णय के बाद, मीन्स रिजल्ट के बाद, जो सत्ता का बंटवारा, पावर शेयरिंग जो है वो 50-50 हो जाएगी। ये तो सबके सामने, मीडिया के सामने हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी ने दिखाया, सब चैनल दिखा रहे थे कि ये सब चल रहा है। लेकिन जब चुनाव हो गए और परिणाम आ गए तो अपने बात से बीजेपी पीछे हट गई। अब ये बोलते कि ऐसा हुआ नहीं। अमित शाह ने कहा कि ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं हुआ था। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि अगर आप हमसे बात ही नहीं करते तो एक रास्ता हमको चुनना था। सरकार तो बनानी है। तो अगर महाविकास आघाड़ी बन गई, सरकार हो गई और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बन गए, तो उसमें गलत क्या है? बीजेपी का कहना है कि जब भी चुनाव की रैलियां होती थी उसमें नरेंद्र मोदी की और बाला साहब ठाकरे की तस्वीरें लगती थी। उन रैलियों में बोला जाता था कि अगली सरकार देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में बनेगी। 2.5 साल वाली बात थी ना वो। 2.5 साल देवेंद्र जी मुख्यमंत्री, तो वो उस हिसाब से बोल रहे थे वो। अगर बात ऐसी है रजत जी, आप मान लीजिए कि शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं देना था उन, तो अभी क्यों दिया शिंदे को? और बोल रहे यही शिवसेना है। अगर उस वक्त शिवसेना को देते तो ये झमेला नहीं हो जाता। अभी दे दिया ना। लोग तो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, उनका कोई इरादा नहीं था, सपना नहीं था। संजय राउत ने ये आइडिया उनके दिमाग में घुसाया नहीं। और कहा आप बनिए मुख्यमंत्री। गलत क्या है फिर? अगर मेरा नेता मुख्यमंत्री बनता है, इस राज्य का नेतृत्व करता है और इस विचारधारा से हमने काम किया है कि उद्धव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकार चलाते हैं राज्य के हित में, तो उसमें गलत क्या है मुझे बताइए। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की असेंबली में बताया कि उद्धव ठाकरे उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। हाँ, डेफिनेटली बनाना चाहते थे। और संजय राउत ने अड़ंगा लगा दिया। देखो, उद्धव ठाकरे शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन कब? जब ये बीजेपी और शिवसेना का जो एग्रीमेंट हुआ था, कमिटमेंट हुआ था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री पद दोनों के पास रहेगा, तब शिवसेना के मुख्यमंत्री के तौर पर 100% उद्धव ठाकरे जी एकनाथ शिंदे का ही नाम ले लेते हैं। हमने ये तय भी किया था कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, लेकिन बीजेपी ने नहीं माना ये बात। तो आपको खुश होना चाहिए कि बीजेपी ने मान लिया, शिंदे जी मुख्यमंत्री भी बन गए, सब अच्छी बात है। तो बात ऐसी है कि उस वक्त क्यों नहीं दिया? इसलिए हमारी पार्टी तोड़ने की जरूरत नहीं थी। तो बीजेपी के साथ जो 33 साल पुराना रिश्ता टूटा, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब भी सामने आते थे तो मैं उनको चरण स्पर्श करता था। अडवाणी साहब को आज भी चरण स्पर्श करता हूँ। वही भी रिश्ता रहा ना हमारा। तो मोदी जी को नहीं करते? अब मोदी जी ने मौका दिया ही नहीं कभी। हाँ जब तक नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में थे तब तक उद्धव जी का और मोदी जी का रिश्ता बहुत ही मधुर था। हमारे सबके रिश्ते मधुर थे, बाद में बिगड़ गए। नारायण राणे तो ये कहते हैं कि मैंने 1 साल पहले बता दिया था कि संजय राउत ने मातोश्री में सुरंग बना दी है, ये गिराएंगे इनको। नारायण राणे कोई बड़ा नाम नहीं है कि जिसका ऊपर मैं जवाब दूं। ऐसे लोग आते जाते चले जाते हैं। क्या आपके ऊपर आप उनको जवाब तो देते हैं? नहीं, मैं उनको ज़्यादा जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन जब जवाब दूंगा तो एक बार ही दूंगा। आपने जवाब दिया कि मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा। हाँ, ये क्या है? ये जो आदमी है,
मैं ये नहीं भूलता कभी, मेरे जैसा आदमी, कि कभी हमारे दोस्त और साथी भी रहे हैं। एकनाथ शिंदे, कि हमने 20-25 साल एक साथ काम किया है। नारायण राणे भी हमारे साथी रहे, एक साथ काम किया है। जो भी छोड़कर चले जाते हैं वो कभी ना कभी हमारे साथ, हमारे बहुत क्लोज रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ वो भावना रही है तो सभी ने रखनी चाहिए। जिसके साथ भावना रख रहे हैं, आप कह रहे हैं तुम ना मर्द हो। देखो, उनका भांडवल क्या होता है, उनका जो जब बाहर जाते हैं तो शिवसेना के खिलाफ आप बोलते रहो तभी आपको वहाँ महत्व मिलेगा। ये हमेशा चलता है। जब वहाँ भौंकना बंद करेंगे तो आपको वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। आप भी ऐसी बातें करते हैं फिर? हम, मैं मेरी पार्टी में हूँ, मैं मेरी पार्टी की बात रखता हूँ। देखिए, एकनाथ शिंदे कहते हैं कि पहले जब शिवसेना में अभी एकनाथ शिंदे सिर्फ मुख्यमंत्री है, उसको नेता बनना है, तब उसकी बात सुनी जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पहले मुख्यमंत्री कोई नेता नहीं होता, पहले पार्टी का जो बीजेपी के मेहरबानी के ऊपर मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं। सरकार के मुख्यमंत्री तो हैं, सरकार तो चला रहे हैं। मुख्यमंत्री आते हैं चले जाते हैं, नेता नेता होता है, पार्टी पार्टी होती है। लेकिन ये उनकी ये बात सही है कि पहले जब सरकार थी उसका रिमोट कंट्रोल बाला साहब ठाकरे के हाथ में होता था। जब आपने उद्धव ठाकरे की सरकार बनाई तो रिमोट शरद पवार साहब के हाथ में दे दिया। नहीं, ये कभी नहीं। आप ठाकरे परिवार को जानते हो, वो किसी के रिमोट कंट्रोल में नहीं जाते। आप तो सबसे ज़्यादा बाला साहब ठाकरे जी को और उन परिवार को जानते हो। ये कभी नहीं, अब ये भागने के बाद ये उनको दिमाग में सब चला आता है। ये मैं परिवार को जानता हूँ, बाला साहब के परिवार को, इसीलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि 50 एमएलएज आपकी नाक के नीचे से निकल गए, 12 एमपीज आपकी नाक के नीचे से निकल गए, आपको पता ही नहीं चला। पता था ना, सब कुछ पता था क्या चल रहा है पर्दे के पीछे, स्क्रीन प्ले कैसा लिखा जा रहा है, जिसे हम पटकथा बोलते हैं, कौन लिख रहा है, क्या डायलॉग है, सलीम जावेद कौन है उसमें लिखने वाले, ये सब कुछ पता था। और बार बार उद्धव ठाकरे जी ने हमारे सामने भी एकनाथ जी को पूछा है कि भाई ये ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है आपके बारे में, तो क्या सही है? उद्धव जी ने उनको ये भी कहा, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना ही है और उसके लिए सब कुछ हो रहा है तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा, आप बन जाइए। मुझे कोई शौक़ नहीं है इस कुर्सी पर बैठने का और मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ। आप कभी भी बन सकते हो। लेकिन हर बार ये व्यक्ति ये बोलता रहा, नहीं नहीं साहब, आपको ही बैठना है, हम तो आपके साथ हैं। ये मेरे बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं लोग, ये सब लोग बोल रहे थे। लेकिन उनके मन में अगर बेईमानी का बीज किसी ने बोआ था और कुछ एक तलवार भी लटक रही थी, एक डर की, किसी जांच की, तो डर भी है और हवस भी है, ये दोनों के शिकार हो गए ये लोग। देखिए, उन्होंने तो ये कहा कि हमारी उद्धव जी से बात हो रही थी, हम समझौता कर सकते थे, लेकिन संजय राउत समझौता नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए हमारे पुतले जलाए, हमारे घर पर पत्थर फिंकवाए, तो क्या करे, गालियां दी, तो क्या करे? मैं थोड़े फेंकता हूं, लोग भड़क गए हैं आपके बेईमानी से, तो लोग पत्थर फेंकेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। शिवसेना है, पूरे देश में यही होता है, तो आप हमारे ऊपर क्यों ब्लेम कर रहे हो? आपने कहा कि 40 शव असम से आएंगे और पोस्टमार्टम किए बगैर मुर्दा घर में जाएंगे। हाँ, तो मैंने बोला है ना, आप उसका अर्थ समझ लीजिए। देखिए, मैं एक भाषण में कहा, ये जो 40 लोग गुवाहाटी में जाकर बैठे हैं और जिस मंदिर के शरण में गए हैं उस बारे में मैंने जानकारी दी। उस मंदिर में क्या होता है, उनकी प्रथा परंपरा क्या है। कामाख्या मंदिर की बात कर रहे हैं? मैं करता हूँ। और बोले कि अब उनका तो आत्मा मर चुका है, ये लोगों का। जो लोग गद्दारी और बेईमानी करते उसके दिल में कोई आत्मा नहीं रहता, आत्मा मर जाता है। तो जिसका आत्मा मरा है उसका तो सिर्फ मुर्दा ही आता है, वो जिंदा लाशें है, उसमें गलत क्या है? अब जिंदा लाशें ये शब्द तो राम मनोहर लोहिया से लेकर बाला साहब ठाकरे तक सभी ने यूज। लोकतंत्र में ऐसे जिंदा लाशें कुछ काम की नहीं होती। जिनको आप जिंदा लाशें कह रहे हैं वो उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे से बातचीत कर रहे थे। नहीं, उनका रास्ता निकलने वाला था, कुछ नहीं। आपने बीच में अड़ंगा लगाया। मैं क्यों लगाऊं? हमारी पार्टी है, उद्धव जी हमारे नेता है और मिनट मिनट में हमारा संवाद होता था, कम्युनिकेशन होता है। ये झूठ बोल रहे,
ये झूठ का सहारा ले रहे हैं। एक तो जो 40 लोग चले गए उसमें से 10 लोगों के ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, वो डर गए। 3 लोगों के ऊपर सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी, वो डर गए। और 2 लोग इनकम टैक्स के झांसे में आ रहे थे, उनको डराया धमकाया और बाद में पैसों की लालच दिखाई और लोग चले गए, भाग गए। ये तो देखो मध्य प्रदेश में मैं था क्या? नहीं, लेकिन अगर वापस मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और 22 लोग टूट गए, वहाँ संजय राउत था। या और राज्यों में जो लोग तोड़े जाते हैं वहाँ संजय राउत है या शिवसेना है? कौन है वहाँ? महाराष्ट्र में वही खेल हो गया जो मध्य प्रदेश में हो गया, जो राजस्थान में करने जा रहे थे, जो और छत्तीसगढ़ में करने जा रहे थे, जो झारखंड में करने जा रहे थे, जो दिल्ली में करने जा रहे थे, जो तेलंगाना में यही खेल करने जा रहे थे, वही खेल महाराष्ट्र में हो गया। उसमें नई बात क्या है? देखिए, वो तो पब्लिकली कहते हैं कि रश्मि ठाकरे हों या उद्धव ठाकरे हों, वो आपकी बात सुनते हैं और आपने वो समझौता नहीं होने दिया। नहीं, मेरी बात कोई नहीं सुनता है। बात एक मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी मर्यादा को समझता हूँ। मेरी मर्यादा क्या है? ज़रूर मैं पार्टी में एक अपना पद रखता हूँ। उद्धव जी मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, हाँ, हम एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन अगर हम सभी ने माना है कि उद्धव ठाकरे हमारे सेनापति है, तो निर्णय लेने का पूरा अधिकार हमारे सेनापति को है। जो उद्धव ठाकरे कहेंगे वो मैं मानता हूँ, चाहे मुझे वो बात उनकी पसंद हो ना। मैं कभी उनसे फिर डिबेट नहीं करता हूँ। लेकिन नारायण राणे कहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस में मुझसे बैठकर संजय राउत, उद्धव ठाकरे और मैं रश्मि कभी उनके ठाकरे साथ के बारे बैठा ही में नहीं हूँ। जो कहते थे, वो कहते हैं अगर वो बात मैं रश्मि ठाकरे को बता दूंगा तो चप्पलों से मारेगी संजय राउत। किसको? राणे को तो चप्पल में से ही मारना चाहिए। इतना झूठा आदमी इस देश के राजनीति में नहीं हुआ है। मैं मेरे पार्टी में बैठा हूँ, आपने 3 बार पार्टी छोड़ी है। मैं मेरे पार्टी के साथ वफादार हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, यही मेरी ताकत है। तो अब ये 40 लोग हमारे कभी मित्र थे, मेरे सामने आकर नज़र से नज़र नहीं मिला सकते, क्योंकि हमने कभी उनका बुरा नहीं चाहा, ना कभी बुरा किया है। नारायण राणे जी भी यही है। अब सिंधिया और उनके साथी भी मुझे बोल सकते हैं क्या गलत किया हमने। उनके मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, किसी को बड़े बड़े पदों पर बिठाया। कौन था? देखो, एकनाथ शिंदे खुद कहते हैं कि मैं एक रिक्शा चलाने वाला आदमी था। एक रिक्शा चलाने वाला आदमी अब कहाँ पहुँच गया? ये किसने बनाया? शिवसेना, ये 4 शब्दों ने बनाया है। शिवसेना किसने बनाई? शिवसेना बालासाहेब ठाकरे ने और ठाकरे परिवार ने बनाई। और आप कहाँ भाग गए? आप क्यों भाग गए? संकट के समय अगर आपको किसी बात का डर है तो आप हमसे बात करो। यही संकट हमारे पर भी आ गया ना। देखिए, आप तो रोज कहते थे कि ये जो एमएलएस गए हैं ये वापस आ जाएंगे, ये इसमें से 20 आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे, आने को कुछ सरकार लोग नहीं बनेगी। देखिए, ये तो बात चल रही थी, सही है, लेकिन डर उतना था। तलवार ऐसी लटका कर रखी थी लोगों ने, दिल्ली वालों ने, जेल जाओगे, ईडी आएगी, जैसा गब्बर आ जाएगा ना, भाग जाने तो गब्बर आ जाएगा, सो जाने तो गब्बर आ जाएगा, वैसे गब्बर है सब। तो क्या वजह है कि ये 40 लोग डरते थे और संजय राउत नहीं डरे? इसलिए नहीं डरा मैं, और नहीं डरना चाहता हूँ कि सब कुछ मिला है मेरे पार्टी की तरफ से मुझे, और क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुराई हो सकती है? मैंने कहा जेल में डालोगे, या भरे सड़क पर जब मैं जाता हूँ, चलता हूँ अकेला, तब कोई आकर गोली मार देगा। अगर मेरे जीवन में लिखा है कि आज मेरी मृत्यु है तो कोई रोक नहीं सकता। जेल जाकर आया हूँ, पूरा अनुभव है मेरे पास अब जेल का। अब मैं लोगों को मार्गदर्शन करता हूँ, भाई डरो मत। जनता से लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं। सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हाल ही में आप 100 दिन जेल में रह के आए हैं, तो उन दिनों आपने अपना समय कैसे बिताया? मतलब आपका अनुभव कैसा था उन दिनों? अच्छा सवाल है आपका, बहुत लोगों ने नहीं, अच्छा है। देखो बेटा, जेल जेल ही होता है, और हमारे जैसे लोगों को जब जेल में डालता है तो कोई मकसद से डाला जाता है। ये पॉलिटिकल लड़ाई है। अब तक मुझे मालूम नहीं कि मुझे किस केस में जेल में डाला है। मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं चार्जशीट देख रहा हूँ। अब तक मैं
न्यायालय का निर्णय भी पढ़ रहा हूँ। न्यायालय को भी आश्चर्य हुआ कि उनको क्यों लाया गया और उनको क्यों अरेस्ट किया है। लेकिन जेल का समय जो होता है वो 1 घंटा जो होता है वो 100 दिनों का लगता है हमको। 1 घंटा जाते लगता है 100 दिन चले गए। आप समय नहीं बिता पाते जेल में। एक तो आप अकेले रहते हो, हमारा जैसे लोग, और मुझे तो जहाँ कसाब को रखा था वो कोठड़ी, अबू जिंदाल कसाब, उस कोठड़ी में हमें रखा था। उसे अंडा सेल बोलते हैं। तो हम बार बार कोशिश करते थे कि हमको एटलीस्ट बाहर का एक बार तो सूरज का किरण देखने मिलना चाहिए। पूरा तकलीफ होती है, लेकिन इतना प्रेशर होता है हमारे जैसे लोगों के बारे में। ये मीडिया वाले भी देखते हैं उनको कहाँ रखा है, वो क्या खाता है, उनको घर से कुछ मिलता है क्या, उनको कोई मदद मिलती है क्या। ये हमारे नहीं और लोगों के बारे में भी होता है। लेकिन पढ़ने में समय गुजारते हैं। हम लिखने वाले लोग हैं तो कागज़ पेन की सुविधा मिली थी तो हम लिखते हैं। अगर कोई आता है तो उनसे, जो गार्ड होते हैं उनसे बात करते थे, उसमें थोड़ा समय जाता है। हम तो, हमें कहते हैं हम बंदी है, उसको बंदी बोलते हैं। हमको एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर से पहचाना जाता है। वो जेल में आप फिल्म में देखते हैं। हाँ, मैंने उस मेरे अनुभव के बारे में एक किताब मैं लिख रहा हूँ, वो जल्दी आ जाएगी, तो पता चलेगा कि हमारे देश की जेल की हालत कितनी ख़राब है। जेल में सुधार होना चाहिए। इस बारे में बहुत सी कमेटी भी बनी है। ऐसा नहीं, मैं खुद उस जेल कमेटी में रहा हूँ, स्टैंडिंग कमेटी। मैं खुद एज ए मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी प्रिजन डेवलपमेंट में उस जेल में गया हूँ। तब मैं जब गया तो मुझे सैल्यूट बिल्यूट सब मारते थे। और एक जब मैं वहाँ कैदी बनकर गया तो मुझे कैसा लगा होगा, आप मुझे बताइए। लेकिन मैंने ये भी सहन किया है। ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। बुरे दिन आते हैं, चले जाते हैं। रोने से क्या मतलब है, लड़ाई में तो होते सब ये बातें। तो कभी डर नहीं लगा आपको जेल में? नहीं, कभी नहीं। अगर उस वक्त मैं डरता तो मेरे पार्टी का मॉरल डाउन होता। जो पार्टी संकट में है, उस वक्त मेरी पार्टी संकट में थी। उद्धव ठाकरे संकट में थे। तो जब मुझे मेरे घर में ईडी के अफसर आए, सुबह से ज़रूरत नहीं था आने की, मेरे घर में कुछ नहीं था, तो मैंने फ़ोन किया उद्धव जी को कि उद्धव जी मैं जा रहा हूँ और मैं वापस नहीं आऊँगा, वो मुझे लेके जा रहे हैं। तो उद्धव जी को विश्वास था कि नहीं, आप रात को छोड़ देंगे। बोले नहीं, मुझे मालूम है ये मुझे छोड़ेंगे नहीं और मुझे अरेस्ट करेंगे। तो वो भी बहुत भावना विवश हो गई। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं घर में नहीं आ रहा हूँ। मैं मेरी माँ को मिला, मेरी बेटी थी उसको मिला और मैं चला गया सीधा हंसते हंसते। मेरे लोग, हज़ारों लोग बाहर खड़े थे, उनको हाथ किया और चला गया। डर से क्या करेंगे हम। अगर मैं सरेंडर हो जाता उनके सबके साथ और मैं भी जाता, जो हमारे और सांसद चले गए और नेता चले गए, तो मैं छूट जाता 2 मिनट में। लेकिन मेरी पार्टी ख़त्म हो जाती, उद्धव ठाकरे का मॉरल डाउन हो जाता, महाराष्ट्र का वातावरण भी एक जो भय निर्माण था वो और बढ़ जाता। कि देखो संजय राउत डर गया, संजय राउत ने घुटने टेके, शिवसेना के प्रमुख नेता ने घुटने टेके। फिर मैं लोगों के सामने जो मेरा जो चेहरा है, मैं कहता हूँ कि मैं शेर का बच्चा हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे का चेला हूँ। मुझे वो अधिकार नहीं रहता कि मैं शिवसेना या ठाकरे जी का नाम लेकर बाहर जाऊँ। तो मैं जो मेरे नसीब में था मैंने सह लिया। ये अच्छी बात है कि आपने बाला साहब का नाम लिया, उनके करीबी थे और बाला साहब ने आपने ये सीखा। और वाकई में बाला साहब ठाकरे एक ऐसे नेता थे जो निडर थे, खुल के बिना डर के अपनी बात कहते थे। कुछ और इल्जामात मेरे पास में हैं, एक ब्रेक के अभी भी इल्जाम है। ओके, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।